Hello friends, this is Nandini. Welcome to Nandini classes. I hope you are all good. Today we will be dealing with keywords of chapter 1 components of food NCERT class 6. ठीक है। और मैं सारे व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कॉपी और पेन लेकर ये नोट डाउन करते रहें ताकि वो अपने एग्ज़ाम में लर्न करके इसको जा सकें। बैलेंस डाइट, लेट्स स्टार्ट। कि बैलेंस डाइट पहला क्या है कि इट कंटेन्स एन एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड बी डिजीज़ फ्री। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हम प्रॉपर, इसको हम हिंदी में संतुलित आहार भी कहेंगे कि ये संतुलित आहार है। और संतुलित आहार में हमें जो है सभी न्यूट्रिएंट्स को बराबर मात्रा में लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी हो और ग्रो करने में हेल्प करे और हम बीमारी मुक्त, मतलब बीमार से हम बीमार ना हो, बी डिज़ीज़ फ्री, हमें कोई डिज़ीज़ ना हो अगर हम संतुलित आहार लेंगे। इसमें जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्ब, फैट, प्रोटीन, दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट। तो इसमें हमें प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ें लेनी चाहिए। सेकेंड है बेरी। इट इज़ द डिजीज़ विच इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ थियामीन नोन एज विटामिन B1। हम विटामिन B1 को थियामीन भी बोलते हैं, ठीक है। हम विटामिन B1 को यहाँ पे हम थियामीन भी बोलेंगे। थियामीन इज़ अ नेम ऑफ विटामिन B1, लेटर यू विल नो इन हायर क्लासेस। ये एक डिज़ीज़ है जो विटामिन B1 की कमी से हमें हो जाती है। अ डिज़ीज़ कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स जो हैं वो फूल जाते हैं और मतलब हार्ट फेलियर की तक की नौबत आ जाती है। इस डिज़ीज़ से अगर हमें हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो ये डिज़ीज़ जो है हमें हो जाएगी, तो उससे हमारे नर्व्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होंगे और हार्ट फेलियर तक की नौबत आ जाएगी। ओके, नाउ वी विल डीलिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्ब्स आर अ टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो है बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, फाउंड इन सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स। हमारे कुछ खाने में और ड्रिंक्स में जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर और स्टार्च और फाइबर से भी मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इन द सेंस मेरा ये कहने का मतलब है कि शुगर्स इसमें पाए जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हैं। स्टार्च जो है ये भी मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और फाइबर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसमें जो है शुगर, स्टार्च और फाइबर्स जो हैं ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आते हैं हम एनर्जी पे। व्हाट इज़ एनर्जी? हम जो है जनरली एनर्जी के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन अगर प्रॉपर पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो वो आप करने के मतलब कैपेबल हो जाओ। इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कि एनर्जी उसे हम कहते हैं, एनर्जी का हिंदी रूपांतरण, हिंदी जो है ट्रांसलेशन ये है ऊर्जा। बेसिकली हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा होता क्या है। तो ये एबिलिटी टू डू वर्क, हमें कोई कार्य करने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसे बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। नंबर 1 है पावर और एबिलिटी टू बी एक्टिव, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी और माइंड टू बी थिंग्स और टू वर्क। इसमें जो है हम एनर्जी को पावर एज अ पावर यूज़ करते हैं। जैसे कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो तुम लोग कहते हैं ना, अच्छा देखता हूँ मैं कितना पावर है तुम्हारे, दैट्स वी कॉल एज एनर्जी। कि हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि देखता हूँ मैं कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। और एबिलिटी टू डू एक्टिव, मतलब हम कितने एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी लेथार्जी उतनी कम होगी। लेथार्जी जब हो जाती है तो हमें काम करने का मन नहीं करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेंथ जो है बॉडी में स्ट्रेंथ और माइंड में स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है अगर हम एनर्जी फुल चीज़ें खाएं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें तो उसमें जो है हमें काफ़ी मदद मिलती है, हम एनर्जी गेन करते हैं। नेचुरल पावर एक्सर्टेड विद फोर्स, जो नेचुरल पावर है
प्राकृतिक जो क्षमता होती है वो एक बल से मिलती है, मतलब फोर्स ही एक है जो नेचुरली हमें फोर्स मिलता है काम करने का, वो नेचुरल पावर से मिलती है कि नेचुरल पावर एक्सर्टेड विद फोर्स। लाइवली एक्शन, जो भी हम काम करते हैं, एक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल पावर मतलब प्राकृतिक जो क्षमता है उस वो बल के द्वारा हमें प्रदान होती है और हम उसे जो है जीवित तौर पे उसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे फैट्स के बारे में कि फैट्स होता क्या है। ऑयली और ग्रीसी मैटर मेकिंग अप द बल्क ऑफ एडिपोज टिश्यू। आपके एनसीईआरटी में एडिपोज टिश्यू का जिक्र तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एडिपोज टिश्यू होता क्या है। जैसे हमारे पास मसल्स होती हैं, राइट, ये हमारा सपोज करो एक पोर्शन हमने मसल्स का लिया, ठीक है, उसमें कई सारे फाइबर्स होते हैं और कोलेजन प्रोटीन होती है, उसमें फाइबर्स जो है अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो उसमें एक पोर्शन आता है एडिपोज टिश्यू, लाइक दिस पोर्शन कि ये जो है अलग अलग सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मान लीजिए ये प्रेजेंट हुआ, इसमें जो है जो फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं सेल्स के बीच में, तो वहाँ पर जो है एडिपोज टिश्यूज़ हमें मिलते हैं। दिस इज़ लाइक एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग फैट्स के नाम से बोलेंगे। आपके अभी टर्मिनोलॉजी में एडिपोज टिश्यू यूज़ नहीं है, लेकिन फैट्स को ही हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं कि हमें बीच बीच में जहाँ पे भी फैट्स हमारे मिलते हैं बॉडी में, वहाँ पे जो है इस तरह की फैट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि लूज़ होते हैं, ये सारे आपस में चीज़ें कनेक्ट होती हैं, सेल्स के बीच में सारी चीज़ें फ्लूइडी होती हैं, तभी हम अपने बॉडी को इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे हम देख सकते हैं। हम कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी के, जैसे ये स्किन मैंने यहाँ पे ऐसे दबाया, ठीक है, ये दबाया, जैसा कि मैंने दिखाया कि अपने हैंड से, कि अगर हम अपने हैंड को सपोज करो ये हमारा हैंड है और जो है ये यहाँ पे हमने पुश किया तो वो थोड़ा सा जो है दब जाता है ना। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे बॉडीज़ में जो सेल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहती है, कोई भी चीज़ रिजिड नहीं होती है। तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट कंटेन करता है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट कंटेन्स करता है, बल्की होता है, ऑयल्स होते हैं, ग्रीसी होती है, ये मैटर्स जो हैं वो कंपोज होते हैं। तो फैट्स आर अ कंपोज्ड ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं फैट्स, which are the chief constituent of plant and animal fat। एनिमल और प्लांट फैट में जो है फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उसमें ग्लिसरॉल से उसमें जो है जॉइनिंग होती है, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आर दीज आर अ मेजर क्लास ऑफ एनर्जी रिच फूड एंड इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछा भी जाता है कि फैट्स जो हैं वो किस में सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं भाई। ऑयल जो है हम लेते हैं और वाटर के ऊपर वो जो है फ्लोट करता है ना, घुलता थोड़ी ना है। तो इसीलिए हम वहाँ से भी इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हम फैट्स जो है वो वाटर सॉल्युबल ना होकर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटीरियल्स में, सॉल्वेंट में और मटीरियल में वो घुल जाएगा। नाउ लेट्स हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। दीज आर those elements on the earth and in foods that our body need to develop and function normally. It includes calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, etc. तो मिनरल्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो पृथ्वी में धरती पर पाए जाते हैं और हमें उसके द्वारा हमारे खाने में मतलब फूड्स में हमें मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप होती है, ग्रो होती है और फंक्शन करने के काबिल होती है नॉर्मली, ठीक है। इट इंक्लूड्स कैल्शियम, इसमें कई तरीके के, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे फर्दर कि उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम,
क्लोराइड और भी इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दीज आर द केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकली जो है इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे हम बड़े क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, ठीक है। अभी हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था, तो फैटी एसिड जो है इसमें भी केमिकली ये कंपोज होता है। ग्लिसरॉल का भी, ये बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडीज में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत होती है। भाई हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था कि हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं अच्छे से मिलें, तभी हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ हो करेगी, ठीक है। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, जिसके लिए दुनिया भागती है कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन से ही पूरी बॉडी बनी होती है। एवरी सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो भी जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, रदर देन कुछ पार्टिकल्स को छोड़कर, लेकिन सारे सेल्स जो हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। इट इज़ नेचुरली अकरिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज दैट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स जो हैं, ये अमीनो एसिड जो है, ये जो है सबसे छोटा कह सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल अमाउंट किससे कंपोज होता है, वो शुगर से बनता है, ठीक है, स्टार से बनता है। ऐसे ही प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर, मतलब कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लाइक वन अमीनो एसिड इससे बॉन्ड बनाएगा तो एक अमीनो एसिड, इसको बॉन्ड बनाएगा ये अमीनो एसिड कई तरीके के होते हैं, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे कर करके ये पूरा प्रोटीन फॉर्म कर देता है। यहाँ पे भी अमीनो एसिड्स, तो कई सारे अमीनो एसिड्स जो हैं मिलकर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रेजिड्यूज जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो मैंने ये लाइन बनाई है, इसको हम बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। यहाँ एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे मिलकर बनता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि इट इज़ नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरली में हमें मिलते हैं। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। इस पूरे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन सब में प्रोटीन सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगाता है। और भी सारी चीज़ें हम खाते हैं वो ईज़िली जो है डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन को थोड़ी मेहनत लगती है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई भी क्वेरी अपने मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अगर देखूँगी तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगी, सॉल्व भी कर दूँगी। रफेज, अब हम रफेज के बारे में पढ़ते हैं। रफेज क्या है? इट इज़ द एडिबल बट इनडाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये जो है रफेज हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ये एडिबल तो होता है लेकिन इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है। इनडाइजेस्टिबल है मतलब ये डाइजेस्ट होता नहीं है, लेकिन हम खाने के साथ इसको लेते हैं तो हमारा खाना जो है इसकी हेल्प से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। ये प्लांट फूड से, तो ये ग्रेन्स हो गई, नट्स हो गई, सीड्स हो गई, जो तमाम तरीके के वाटरमेलन सीड्स होती हैं जो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं लोग कि हमें कंज्यूम करना चाहिए ताकि जो है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी रहे, एक्टिवनेस आए थोड़ी सी, तो इसके लिए भी यूज़ करते हैं। फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारे जो हैं रफेज में इंक्लूड होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं स्कर्वी के बारे में। It is a disease that occurs when we have a severe lack of vitamin C, ascorbic acid in our food. Older adults are mostly affected. स्कर्वी हम इसके पहले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि स्कर्वी किससे होता है, लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं
कि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि सिवियर लैक से, मतलब बहुत ज़्यादा कमी अगर विटामिन सी की हो जाए, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। अगर हम जो है अपनी डाइट में विटामिन सी कंज्यूम नहीं करेंगे तो स्कर्वी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें इससे बचने के लिए विटामिन सी को अच्छे मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। इससे ओल्डर एडल्ट्स आर मोस्टली अफेक्टेड, यहाँ पे ओल्डर एडल्ट्स जो है वो मोस्टली अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्टार्च के बारे में। अ वाइट सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन फूड सच एज पोटैटोज, राइस एंड ब्रेड्स। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टार्च, जिससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे जो है एक वाइट सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। कभी आपने पोटैटो अपनी मदर को काटते हुए देखा है, उसमें से वाइटी जूस टाइप का निकलता है। जब भी आप उसको धुलते हैं तो वो वाइटी सब्सटेंस निकलता है, वो ही स्टार्च होता है, वही चीज़ स्टार्च होता है। आप कभी ट्राई भी करिएगा, एक्सपेरिमेंट भी करिएगा कि स्टार्च को देखने के लिए कि आप एक पोटैटो लें, उसे पील आउट करें एंड उसे नाइफ से कट करें, देन आपको वो स्टार्च दिख जाएगा। थोड़ी देर रख दे तो वो जो है स्टार्च जो है आपको देखने को मिल जाएगा। या आप उसे ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट करके जो भी वाइट सब्सटेंस निकलेगा वो स्टार्च होता है, ठीक है। नाउ हम विटामिन्स के बारे में देखते हैं। विटामिन्स आर एनी ऑफ अ सेवरल ऑर्गेनिक substances that are necessary in small quantities for normal health and growth in higher forms of animal life. It is the substance that our bodies need to develop and function normally. vitamins वो ऐसा substance है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि विटामिन्स जो हैं कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि विटामिन्स आर ए जो है, ए है, बी है, सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी है, विटामिन ई एंड के, ये सारे विटामिन्स के टाइप्स हैं। मतलब कि अलग अलग जो है विटामिन हैं जिससे अलग अलग फंक्शन होता है। और विटामिन में मतलब ही यही है कि वाइटल मतलब मिनिमम अमाउंट में वाइटल फंक्शन करते हुए हमें हमारी बॉडी में जो चीज़ ज़रूरत होती है वो होता है विटामिन। मिनिमम अमाउंट चाहिए, मतलब इसको सबसे कम अमाउंट में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो विटामिन्स जो वो होते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे लिए स्मॉल क्वांटिटीज़, यहाँ लिखा है ना कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये जो है चाहिए होता है हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए और नॉर्मल हेल्थ के लिए। इन हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइफ, हम जो हायर फॉर्म्स हैं, यहाँ पे हायर फॉर्म्स का मतलब ये है कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडीज़ में हमारे लिए ये हम ज़रूरत है, और इसको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी डेवलप करती है, ग्रो करती है एंड फंक्शन नॉर्मली। दीज आर द कीवर्ड्स इन एनसीईआरटी विच आर गिवन, और मैंने ये सारी चीज़ें डेफिनेशन वाइज सॉल्व करा दी हैं। आप इसको लर्न करिए, लर्न करके आप एग्ज़ाम दीजिए तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।